क्वेश्चन नंबर ध्यान देना, आज कुछ कॉन्सेप्ट भी करेंगे। आज है ना अपन जो है वर्क और एनर्जी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पावर बचेगा, नेक्स्ट लेक्चर में पावर को अपन सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा ये पावर तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर और PYQ देख लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करो बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक ग्लूट है जिसका जो वेट है ना वो 10 ग्राम है, ठीक है ना। जो ग्लूट है उसका जो बेटा मास है ना वो कितना है बताओ बेटा, 10 ग्राम। 10 ग्राम को किस में बदलोगे आप, kg के अंदर, तो 10⁻³ kg। एक कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए आपकी, ठीक है बेटा। ये ना फायर हो रहा है विथ 800 जो है मीटर पर सेकेंड से। इसकी वेलोसिटी जो है ना वो कितनी है बेटा, यानी कि इसको V1 मान लो आप या VI मान लो, वो कितनी हो गई बेटा 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बोल रहा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीज टू 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दो चीज़ें होती है, डिक्रीज बाई डिक्रीज टू, दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज ध्यान रखना। डिक्रीज बाई 100, डिक्रीज बाई 100 का मतलब है 100 कम हो गई और 700 रह गई। डिक्रीज बाई 100 का मतलब क्या है, 100 कम हो गई और 700 रह गई। और डिक्रीज टू 100 का मतलब है 800 से डायरेक्ट क्या हो गई, 100 हो गई, कम होते होते। बोलो बात समझ आ गई बेटा। तो डिक्रीज टू 100 हो गई, तो इसकी मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना प्यारे बच्चों, वो हो गई आपके पास कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोल रहा है पासिंग थ्रू 1 मीटर थिक वॉल, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक तरह से एक वॉल में से गुजरी थी। ये किस में से गुजरी थी बेटा, यहाँ पर कोई वॉल है, ये पूरी वॉल है, इसमें से ये पास हुई और इसकी जो थिकनेस है ना वॉल की वो कितनी है, 1 मीटर है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ब्लूट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, क्या मैं सही हूँ। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 1 मीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस फोर्स पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स कितना होगा। क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस जो फोर्स है ना वो कितना होगा, F पूछ रहा है भाई साहब, FR पूछ रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स पूछ रहा है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है, बताओ इसको कैसे सोल्व करें आप बताओ। देखो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, बोल दो यार। और जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से हो रही है। बताओ किसकी वजह से हो रही है, रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से हो रही है। तो रेजिस्टेंस फोर्स मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बताओ आप मेरे को। बताओ कैसे निकालूंगा। देखो सुनो बेटा, डिस्प्लेसमेंट और है वही हम कर देते हैं, W विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के। बोलो ना यार, W इक्वल टू हो जाएगा FX और डेल्टा के क्या हो जाएगा बेटा, KF माइनस KI। तो बताओ FX और इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mVF² माइनस हाफ mVI²। बोल दो ना यार। अब बताओ F तो निकालना है मुझे और X कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा हाफ, मास कितना है बोलो बेटा 10 × 10 टू पावर क्या हो जाएगा -3, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताओ 100 का स्क्वायर। अरे यार समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आसान है। और माइनस बताओ हाफ, मास कितना है बेटा, मास बोलो ना 10 × 10 टू पावर -3, और इनिशियल कितनी है 800 का स्क्वायर। बताओ क्या समझ में आ गई क्या बात। ये यहाँ से क्या निकल जाएगी आपके, बताओ बेटा फोर्स निकल जाएगा। बताओ क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। क्या मेरी पूरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के, बताओ कोई डाउट है बेटा, नहीं है। बताओ यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा इसके बाद में 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या है कि बेटा देखो एक मतलब पुलिस ऑफिसर है जिसकी ट्रेनिंग चल रही है, वो एक ब्लूट है उसके पास में, मतलब गन में ही होगा, सिंपल सी बात है, 50 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का है। और इसको फायर किया जाता है 200 मीटर पर सेकेंड से। बताओ किससे फायर किया जाता है बेटा, 200 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी मान ली जाए, बोलो यार फटाफट बोलो बेटा। और इसका मास कितना दे दिया ये भी बोल दो आप। बताओ 50 ग्राम, यानी कि क्या इसको ऐसे बोल दिया जाए 10⁻³ kg, क्योंकि हम ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, kg में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर प्लेवुड रख दिया, मतलब यहाँ एक बॉक्स रख दिया जिसकी जो थिकनेस है ना वो दे दी 2 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर। तो 10⁻² क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। ये बोल रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, ये बोल रहा है KF जो है ना
वो इनिशियल की 10% ही रह जाती है। इनिशियल की कितनी रह जाती है? 10% ही रह जाती है, ठीक है ना। तो देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, यानी इनिशियल की कितनी हो गई? 10%। इसका मतलब क्या हुआ होगा बताओ आप? वेलोसिटी कम हुई होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अब बेटा मास तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्लड पूरा ही निकल रहा है, तो बताओ क्या चेंज हुआ होगा? वेलोसिटी कम हुई होगी। बताओ क्या कम हुआ होगा? वेलोसिटी कम हुई होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो बेटा। अब एक काम करें अपन, मान लो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी थी Ki, बोलो कितनी थी? Ki कितनी रह गई? 10%। ये लो ये 10%। बताओ क्या Kf समझ में आ गया क्या बेटा? ये बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताइए। बोलो क्या बताइए? फाइनल वेलोसिटी। बेटा ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। कौन सा क्वेश्चन दे दिया? बच्चों वाला। आप एक काम करो, इसने बोल रखा है Kf क्या है? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी कितनी रह जाती है? 10%। बोल दो यार। मुझे एक बात बताओ, मुझे किससे मतलब है? Ki से। तो एक बात बताओ, Ki कैलकुलेट कर लेना, तो Ki इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो हाफ mvi²। तो बताओ Ki विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ मास कितना है? बोलो बेटा 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ और Vi देखो ना बेटा, Vi कितना है? 200। तो 200 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी हो जाएगी बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ, और ये 50 10⁻³ और ये 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 10⁻⁴। क्या मैं सही हूँ क्या बेटा? अरे 200 का स्क्वायर हो गया ना, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? 10/100। सर ये Kf क्यों निकाल रहे हो? पहले तो आप ये बताओ बेटा। मुझे पूछा है Vf, अगर मुझे Kf पता हो तो मैं Vf निकाल सकता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? हाफ mvf²। तो मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो मास तो पता है मुझे, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी इजी वे में निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखो कि 1 0 से तो 1 0 खत्म हो गया, और एक काम एक और देखो आप, एक काम करो, इसको मत काटो आप, है ना। देखो इधर सुनो, ये 2 को है तो इसकी 2 खत्म हो जाएगी, और ये -2 से खत्म हो जाएगा पूरा ही। -3 है क्या? कहाँ है -3? अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ बोला ही नहीं मैंने। देखो ये 100 था ना, 1 0 से 1 0 गया। अब ये कितना था? 3, और ये कितना हो गया? 4। ये खत्म और ये भी खत्म। बोलो ना यार। प्यारे बच्चों Kf विल बी इक्वल टू, आप ये देखो कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 200। तो क्या 100 आ गए हैं क्या? क्या मैं सही हूँ क्या? तो ये हो जाएगा हाफ mvf² विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। यार ये तो कितना आसान है ना यार। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? vf² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200, और डिवाइडेड बाई मास कितना है? मास है 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये अंडर रूट जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये vf आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कॉपी करो बेटा, फास्ट। जल्दी करो। आसान है बेटा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मीटर पर सेकेंड, तो अभी तो अपन ने चेंज नहीं किया उसको। जल्दी करो बेटा, फास्ट करो। देखो आज ये चैप्टर खत्म, मतलब एनर्जी और वर्क खत्म करना है आज। फिर उसके बाद में कल थोड़ी सी वो रहेगी पावर करवा के इसकी PYQ करेंगे। आज ये मॉड्यूल से वो बना लेना बेटा PDF, मैं लेकर आ गया हूँ। मैंने मंगवा ली, बस में लगवा के, मालपुरा पड़ी थी मेरे पास। वो बना लेना बेटा, इसके PDF मंगवा लेना। इसमें देखो
वर्क पावर एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, कोलिजन है, मतलब कि वो रोटेशनल मोशन का पार्ट है ना, एक रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशनल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्लूइड मैकेनिक्स है। 6 चैप्टर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट फास्ट फास्ट, कॉपी करो फटाफट। जल्दी मिटा दूं? जल्दी करो बेटा, आज मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता पावर के अलावा। पंद्रह मार्च तक मुझे सारा कंप्लीट करवाना है, मतलब ग्रेविटेशनल, उधर वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, रोटेशनल, मतलब पहली किताब कंप्लीट हो जानी चाहिए 15 मार्च तक। एनसीईआरटी की पहली किताब कंप्लीट हो जाए, 2 किताब है ना अपने 11वीं के अंदर, 15 मार्च तक पहली किताब कंप्लीट हो जाए। फिर दूसरी तो आपको भी बताया छोटी है, इतना टाइम नहीं लगेगा उस दूसरी में, 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। कोशिश करते हैं मार्च में 11वीं खत्म हो जाए, मज़ा जाए, हो जाएगी। जल्दी करो बेटा, फास्ट 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 फास्ट। तुम कॉपी करने में टाइम लगाते हो यार, इसका तरीका बदलो। आप ये देखो कि ये बोल रखा है एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर, देखो क्या बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है बेटा, m है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है v इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स से। बताओ इसकी वेलोसिटी किससे चेंज हो रही है, बताओ बेटा, v इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स। प्यारे बच्चों ए ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट है ए, बताओ क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, अरे बताओ ना यार, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पर, यानी कि एक्स बदलेगा तो v भी बदलेगा, बोलो ना यार बेटा। अब ये बोल रहा है कि आप ना हमें बताओ W, बोलो क्या बताओ, W बताओ हमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहा है W बताओ, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक है। बेटा समस्या ही नहीं है, बताओ जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 टू, बताओ कहाँ दे रखा है बेटा, x इक्वल टू d। आप समझो एक बात, देखो बेटा इसकी वेलोसिटी x के साथ चेंज हो रही है, x बढ़ेगा तो v भी क्या होगा, बढ़ेगा। 2 पोजीशन हमें दे दी, एक तो 0 वाली और एक कौन सी, d वाली। तो बताओ 0 वाली पहली पोजीशन हो गई और d वाली कौन सी हो गई, बाद की पोजीशन। यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे vi, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे vf। बोल दो ना यार प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, जब w पूछा है तो w इक्वल टू हम जानते हैं, बोलो क्या होता है, डेल्टा के, बोल दो ना यार। तो w इक्वल टू क्या होता है, kf माइनस ki, बोल दो यार। तो W विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m vf स्क्वायर, बोलो माइनस हाफ m vi स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना ना, यहाँ पर एक ऐसा सीन है, मास तो m दे ही रखा है, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना वो डिजिट में नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ d, ऐसे कुछ आएगा। बोलो बात समझ आ गई बेटा। अब मुझे चाहिए vf और vi, तो देखो कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ क्या डिफाइन होगी, vi। अब देखो vi इक्वल टू v का फॉर्मूला ये दे रखा है हमारे को, तो बताओ x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0।
बोल दो ना यार। और जब x की वैल्यू हमें क्या रखनी है बेटा, vf, बताओ x की वैल्यू क्या रखनी है, d, तो ये क्या हो जाएगा a रूट d, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पुट कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, w इक्वल टू, देखो ये vi 0, तो ये तो पूरा क्या हो गया 0, बोल दो ना यार। और ये इधर हो जाएगा हाफ m, बताओ vf मतलब a स्क्वायर और ये d, और मेरे हिसाब से ये क्या हो गया आंसर, हाफ m d a स्क्वायर। बताओ यही क्या हो गया, वर्क। बताओ कितना आसान है ना यार बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। मतलब हमने ना वर्क एनर्जी थ्योरम में आसान से लेकर कठिन टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं कि आसान क्वेश्चन भी कैसे बन के आएगा और कठिन क्वेश्चन भी कैसे बन के आएगा। बताओ क्या ओवरऑल क्लियर हो गया क्या बेटा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो फटाफट कॉपी करो बेटा फास्ट। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की। बताओ कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्लीज़ ध्यान देना बेटा ना, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हमें क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसके द्वारा जो वर्क होता है ना बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बताओ ये किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स से, मतलब ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा समझना बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से पूछी जाती है वो चीज़ों पे ध्यान देना। हम बात करेंगे यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। सेंट्रल, एक सेंट्रल फोर्स का नाम भी आपने सुना होगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स में हम ये कहते हैं कि अगर हमने कोई भी वर्क किया, वो वर्क अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हमने कोई भी वर्क किया और वो वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर। अच्छा बिना फोर्स तो वर्क कोई भी नहीं सकता, ये भी ध्यान आपको, बिना फोर्स क्या नहीं हो सकता, वर्क नहीं हो सकता। हमने कोई भी वर्क किया और उस वर्क की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स कौन सा कहलाएगा बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। हालांकि हमें वैल्यू रख के चेक नहीं करना है, थियोरेटिकल बेस पे आपको ध्यान रखना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो, उसके द्वारा जो वर्क होता है बेटा वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना ये किस पे डिपेंड करता है, बताओ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बताओ ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये कुछ उस तरीके से आप याद करो इंटरनल एनर्जी, जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था मैंने बोला था किसी भी पास से लेकर जाओ, इंटरनल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम वैसे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स ओनली किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क। इसके द्वारा जो वर्क है ना वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा नॉर्मली ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बेटा ये सेंट्रल फोर्स होता है, बताओ कौन सा होता है बेटा, सेंट्रल फोर्स होता है, ध्यान रखना ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑल कंजर्वेटिव फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, मतलब ऑल कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं बेटा, सेंट्रल फोर्स होते हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कुछ और चीजें ध्यान रखना बेटा। देखो जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन, डिपेंड ऑन पोजीशन तो मैंने लिख ही दिया, ऐसा लिख लो, फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं F इक्वल टू एफ आर। F इक्वल टू क्या, एफ आर। एफ आर का मतलब क्या है, ये फंक्शन है किसका, पोजीशन का। R का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, डिस्टेंस और पोजीशन, कुछ भी बोल दो, डिस्टेंस और पोजीशन कुछ भी बोल दो प्यारे बच्चों। फिर से देखो आप बोलो, F इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ आर। एफ आर का मतलब आप समझ पा रहे हो, एफ आर का मतलब क्या है बेटा, मेरा कहने का मतलब है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये किस में नहीं है, मल्टीप्लाई में। ये डिफाइन कर रहा है कि जो f की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, r है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है। मतलब ये इसके जितनी भी फोर्स है ना, ये किसका फंक्शन होता है बेटा, पोजीशन का फंक्शन होता है ऑल। मतलब ये कंपल्सरी है, अगर पोजीशन का फंक्शन नहीं है, पोजीशन का फंक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं है, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, से दैट एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले बेटा, ध्यान देना बेटा,
अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूँ, जैसे कि मेरे पास में ये m1 मास है और ये कौन सा मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा r है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहूँ तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या होता है r स्क्वायर। अब बताओ F किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, किसका फंक्शन हो गया, डिस्टेंस का। तो बताओ ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बताओ कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। बोलो ना यार, बताओ ना यार बेटा, समझ में आ रही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर जिसमें डिस्टेंस आ रही है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जिस फोर्स के फॉर्मूले में, वो कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जैसे कि आप देखो, अगर मैं चार्ज के बीच में बात कर लूँ, ये Q1 है और ये क्या है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, r है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बोलो ना यार। तो बताओ ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो ना यार। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा फोर्स है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स। बोल दो ना यार। अब मुझे एक बात बताओ ना प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं जैसे कि मान लो F इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ा था हमने, अरे ये किसके अंदर आया था, स्प्रिंग के अंदर। अरे F इक्वल टू क्या आया था, माइनस के एक्स। तो बताओ F किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। बताओ फंक्शन है कि नहीं है। अरे बोलो ना यार। इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। बोलो क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। क्या गलत बोला मैंने, नहीं बता दो क्या गलत बोला क्या। तो स्प्रिंग फोर्स जो है ना बेटा प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये भी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, एक्स पर। एक और ध्यान देना, अगर स्प्रिंग फोर्स की जगह इसको इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक क्योंकि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप है। क्या डेवलप है बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जानते हो, रबर बैंड को खींचो तो लंबाई बढ़ जाएगी, छोड़ो तो वापस क्या आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कंजर्वेटिव फोर्स का मोटा मोटा मामला समझ में आ गया है क्या बेटा। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा जो भी वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये सेंट्रल फोर्स होता है, और सेंट्रल फोर्स ध्यान रखना बेटा, सेंट्रल फोर्स है ना एक फिक्स पॉइंट से पास होता है, जिसकी जो एक्शन लाइन है ना बेटा, एक्शन लाइन है ना, एक्शन लाइन ऑफ सेंट्रल फोर्स, एनी फोर्स पास ए फिक्स पॉइंट, देन इट फोर्स सेंट्रल फोर्स। मतलब सेंट्रल लैंग्वेज वाइज याद रखना है बेटा। अगर आपसे पूछ ले, इनमें इतना लोड नहीं है कि अगर कोई फोर्स है जिसकी जो लाइन है ना वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो बताओ वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लिखाऊंगा, जो बच्चे हैं वो सारे क्या है, नॉन। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला बताओ आप, एफ के का फॉर्मूला बताओ, एफ के इक्वल टू म्यू के एन। अब मुझे बताओ म्यू के एन में कहीं डिस्टेंस आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, तो क्या वो सेंट्रल फोर्स होगा क्या, नहीं। क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा क्या, नहीं। वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, क्लियर है, ओके। इसको कॉपी कर लो फटाफट। एनी फोर्स पास ए फिक्स पॉइंट देन इट फोर्स कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, है ना। ये मैंने बता ही दिया। स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं ना। एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो सेंट्रल फोर्स है ना बेटा, ध्यान देना, या कंजर्वेटिव जो फोर्स है, इसकी वजह से एक राउंड में, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक राउंड में वर्क डन जीरो होता है, ध्यान रखना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक राउंड में जो वर्क डन होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक राउंड में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक राउंड के अंदर वर्क डन नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। मतलब वहाँ पे जीरो नहीं होगा, किसकी वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना ना। देखो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज़ सब अच्छे ध्यान देना बेटा। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। ड्यू टू, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, ड्यू टू पोजीशन और
कॉन्फ़िगरेशन। बेटा कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वापस बोलो, क्या बोला मैंने पोटेंशियल एनर्जी का? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है। कॉन्फ़िगरेशन से समझे नहीं, जैसे मान लो मार्कर ऐसा है, इसको मोड़ के मैंने ऐसा तिरछा कर दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया? चेंज। तो इसके अंदर क्या कंज्यूम हुई? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगी? पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2 ये मान के चलो, जैसे कि मान लो अभी ये मार्कर इस साइड पे है, यहाँ है, इसको मैं थोड़ा कहाँ ले गया? नीचे। तो बताओ इसकी पोजीशन क्या कर दी? चेंज। तो इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। चलो निकालेंगे कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा धैर्य रखें। देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, बोलो क्या होती है बेटा? पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना वो इक्वल होती है वर्क डन। बोलो क्या बेटा? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होती है। यानी कि ये ऑलवेज डिफाइन होती है, ऑलवेज डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलवेज डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ ये ऑलवेज किसकी वजह से डिफाइन होती है बेटा? कंजर्वेटिव। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं होती है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। तो ध्यान रखना बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो एक तो किसकी वजह से जनरेट होती है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे कर देते हैं? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कर देते हैं। कई बार यहाँ आप आगे माइनस भी लिखा देखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो आप एक बार देख लेना ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज डिफाइन क्या होती है बेटा? ये ऑलवेज डिफाइन जो होती है वो किसके लिए होती है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और देखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, अगर स्टेटमेंट में आ जाए ना तो आप ये लिख के आना मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन कुछ स्पेशल केस है जहां ओनली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या डिफाइन होती है? ओनली नेगेटिव। लेकिन स्टेटमेंट वाइज आ जाए तो आप क्या लिख के आओगे बेटा? मे बी, बताओ बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख के आओगे सर, जैसे कि स्पेशल केस, मान लो स्पेशल केस आ जाए, स्टेटमेंट को थोड़ा वो अच्छे तरीके से पूछे आपसे। बोला क्या पूछे? अच्छे तरीके से। तो आप ये ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होती है बेटा? जीरो होती है। लेकिन यहाँ पर दो फोर्स होते हैं हमारे पास में, फोर्स के टाइप। बताओ क्या बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना वो दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास में। बताओ कौन सा फोर्स बेटा? कंजर्वेटिव जो हमारे पास में फोर्स है ना प्यारे बच्चों समझना, वो कितने टाइप का हो सकता है? बताओ कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास में दो टाइप का हो सकता है। बताओ कौन कौन सा? अट्रैक्शन, रिपल्सन। देखो रिपल्सन होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। और अट्रैक्शन होगा तो ऑलवेज नेगेटिव। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब आपसे पूछ ले कि हमारे पास में ना साहब अट्रैक्शन फोर्स है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी, आंसर लिख देना ऑलवेज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। हमारे को ये पूछ ले कि साहब फोर्स है ना रिपल्सिव है, क्या है? रिपल्सिव है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। मैं और डीप पे इसको क्लासिफाइड कर दिया आपके। बोलो स्टेटमेंट में कोई अटकोगी क्या आप? मतलब जनरल स्टेटमेंट आए पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी ये नहीं बता रहा ना ड्यू टू अट्रैक्शन और ड्यू टू रिपल्सन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर जीरो किसके लिए होती है? जीरो तो बेटा दोनों के लिए ही हो सकती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के लिए जीरो। अगर हम पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिफाइन होगी? जीरो। बोल दो यार। बताओ कोई डाउट है क्या? मेरी बात समझ में आ गई आपके? दूसरी बात क्या है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। बताओ किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। पूछो कैसे? बेटा कहीं बार है ना, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन डिपेंड करती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, बताओ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड, बताओ ना यार, डिपेंड ऑन
फ्रेम ऑफ, बताओ बेटा रेफरेंस, बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। बट ध्यान रखना यहाँ पर देखो स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला बेटा, कुछ थ्योरेटिकल ऐसी चीज़ें होती है जहाँ स्टेटमेंट पे हमें विशेष फोकस करना पड़ता है, बाकी न्यूमेरिकल कैसे आएगा उस पर तो हम डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से जनरेट होती है, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसको अगर हम थोड़ा डिफाइन करना चाहे तो वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, क्योंकि वर्क ही किसके इक्वल होता है, एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है वो वर्क कर रहा है तो उसका वर्क किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ऑलवेज डिफाइन होती है किसके लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। प्यारे बच्चों अगर आगे हम बात करें तो मे भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, तो इसका क्लासिफिकेशन किया है। अगर हमारे पास में फोर्स क्या है बेटा, अट्रैक्शन है, तो ऑलवेज क्या होगी बेटा, नेगेटिव, और रिपल्सन है तो ऑलवेज क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। मैंने बाद में बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट बेटा जो ओनली पोटेंशियल एनर्जी, बताओ क्या, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नॉट डिपेंड किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है एग्जिट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कई बार एग्जिट पोटेंशियल एनर्जी निकालना क्या है, कॉम्प्लिकेट होती है। जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लेके चलते हैं mgh, बेटा इट इज डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी नॉट एग्जिट पोटेंशियल एनर्जी। mgh जो mgh है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, वो एग्जिट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -Gmm/2r। तो वो जो r मेज़र किया जाता है ना, वो कहाँ से किया जाता है, अर्थ के सेंटर से किया जाता है। आप बताओ इस मार्कर की मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या मैं अर्थ के सेंटर में जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट मेजर कर लूँगा किससे, सरफेस पे। तो इट मीन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बस आपको देखो मैं इस टॉपिक को ना बड़े अच्छे से आपको ग्रेविटेशन में और रिवाइज कराऊंगा, आप मस्त रहें। आप इतना सा ध्यान दें कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो mgh है, यानी कि कोई पूछ ले क्या mgh फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो हम बोलेंगे यस। क्यों, क्योंकि वो क्या है, डिफरेंस है, चेंज है, अरे डिफरेंस है वो। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे दे हमें और बोले क्या बताओ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, तो हम बोलेंगे ये नहीं करेगी। हालांकि इसका ग्रेविटेशनल चैप्टर है, उसके अंदर हम और डीपली जाने वाले। अच्छा एक और चीज़ समझना, एक ग्राफ जनरली आप समझना, इधर आ रही है डिस्टेंस, बोलो क्या आ रही है, डिस्टेंस, और इधर आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। इसका कुछ ग्राफ ऐसे भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना, ये तो रिपल्सन फोर्स की वजह से है और ये जो है वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। बताओ ये ग्राफ किसका है बेटा, ये तो अट्रैक्शन फोर्स का है, और ये बताओ किसका है बेटा, रिपल्सन फोर्स का है। आप ये देखो ये इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव पार्ट में आ रही है, देखो आप, अरे देखो ना, क्योंकि कौन सा है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव जो फोर्स है बताओ उसका अट्रैक्शन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। बोलो ना यार, बताओ इस ग्राफ में, बताओ ऊपर वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव। बताओ नेगेटिव में कौन आ रहा है बेटा, अट्रैक्शन वाला। बोलो बात समझा गई। दूसरी बात देखो डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये वाली एनर्जी बढ़ रही है, अरे ये वाली एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि मैं आपको बता दूं आर बढ़ेगा, क्या आर बढ़ेगा तो पॉजिटिव यू बढ़ेगा। पॉजिटिव यू का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, अरे बताओ किससे डिनोट करते हैं, यू से। उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ओके मैं सही कर रहा हूं, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो सुनो, अगर आर बढ़ेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। देखो ना आप, आर बढ़ने में पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। ये ग्राफ थोड़ा दिमाग में रखना, आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आर बढ़ेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो बढ़ रही है, अरे ऊपर जा रही है ना यार। कोई बोलेगा सर घट रही है, यहाँ -6 है, यहाँ -3 है, तो सब बच्चों को पता है -3 -6 से बड़ा है। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। बताओ क्या ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई क्या, अब ये पूरा नहीं हुआ है। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ये तो थ्योरेटिकल में से मालूम पूछ ले उसके लिए है। अब किसका पढ़ेंगे हम,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके, है ना, तो इसको कॉपी करो। अब हम देख रहे हैं कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन U एंड F। बताओ U क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, F बताओ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो इसका एक रिलेशन होता है ना प्यारे बच्चों, F इक्वल टू माइनस DU अपॉन DR, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बोलो बेटा, F विल बी इक्वल टू क्या होता है, बताओ बेटा, माइनस DU अपॉन DR। बताओ क्या याद रह जाएगा, बोलो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस DU अपॉन DR। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ से अगर मैं DR को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ DU इक्वल टू माइनस FDR। देख लो आप, अरे लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस FDR और इंटीग्रेशन। बताओ बेटा बात समझ में आ गई क्या, क्या दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हुए हैं क्या बेटा। ये कब लगाना है, जब आपको गिवन हो U और इन टर्म्स ऑफ R और पूछे क्या बेटा F, तो ये यूज करना है। बोलो ना यार बेटा, जब आपको U गिवन हो और किस में गिवन हो, इन टर्म्स ऑफ R में, और आपसे क्या पूछ ले, F पूछ ले, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोल दो यार। इसी प्रकार से बेटा आपको गिवन क्या हो, F गिवन हो, है ना, और गिवन किस में हो, वही इन टर्म्स ऑफ R और कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ R और कांस्टेंट दें, और पूछे क्या आपसे U, तब ये यूज करना है आपको ये वाला। अरे यार सिंपल सी बात है ना, F दे दे U पूछे तो ये लगाना है, और U दे दे F पूछे तो ये लगाना है। एक बार इंटीग्रेशन और एक बार डिफरेंशिएशन। आप बात को और समझो, इसमें भी ऐसा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ U इन टर्म्स ऑफ R दे। आपका जो U है वो X में आ सकता है, आपका U है वो Y में आ सकता है, आपका U है वो Z में आ सकता है। आपका जो U है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ सकता है, X, आपका U है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ सकता है, Y, आपका U है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ सकता है, Z। ये जरूरी नहीं है कि वो R में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ कर देंगे Fx इक्वल टू माइनस DU अपॉन DX। हम भी R की जगह क्या ले लेंगे, X। बोल दो ना यार। हम यहाँ कर देंगे Fy विल बी इक्वल टू माइनस DU अपॉन DY। हम यहाँ पर कर देंगे Fz और माइनस DU अपॉन DZ। बोल दो ना यार। और अगर हमसे नेट फोर्स पूछ ले तो हम नेट फोर्स को ऐसे निकाल देंगे Fxik प्लस Fyjk प्लस Fzkk। और अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछ ले तो वो ऐसे निकाल देंगे अंडर रूट Fx स्क्वायर Fy स्क्वायर Fz स्क्वायर। बेटा सब पढ़ रखा है हमने सब पढ़ रखा है। बताओ, R में आए तो DU अपॉन DR, X में आए तो DU अपॉन DX, Y में आए तो DU अपॉन DY, और Z में आए तो DU अपॉन DZ। बताओ प्यारे बच्चा समझ में आ गए हैं क्या। सर मान लो ऐसा आ जाए, F है ना, अब आ जाए X में भी आ जाए, Y में भी आ जाए, Z में भी आ जाए। अब बताओ क्या कर लोगे। ओनली X में नहीं आ रहा, ओनली Y में नहीं आ रहा, ओनली Z में नहीं आ रहा। सर हो सकता है F है ना ओनली X और Y में आ जाए, सर F X और Z में आ जाए, सर F जो है वो Y और Z में आ जाए। मतलब F की वैल्यू किस में भी दे, F क्या रहे, U, है ना बेटा, U की वैल्यू किस में भी दे सकता है। अगर आपके वो X और Y Z में आ जाए तो आप एक फॉर्मूले का यूज करना, F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट U, ये वाला यूज कर लेना। ये वेक्टर में है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ग्रेडियंट, उल्टा त्रिभुज नहीं है ये ग्रेडियंट है। और ये क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है बेटा, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये होता है ग्रेडियंट। बोलो वापस, ग्रेडियंट क्या होता है, आई के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। बोलो यस और नो बेटा। क्या मेरी बातें आपके समझ में आ रही है पूरी, बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं आप लोगों को, अब समझना। तो सर कैसे यूज करना है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो F वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस, देखो ग्रेडियंट की जगह पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस जे के
डेल अपॉन डेल एक्स, बोलो बेटा यू, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यू, ये वाई आएगा ना बेटा यहाँ पे। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये एफ का एक और फॉर्मूला आ गया। अगर आपको u की वैल्यू x और y z में दे दे, बेटा u की वैल्यू किस में दे दे? x y z में दे दे, तो आप ग्रेडियंट u लगा दो। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ये वाला फॉर्मूला आप समझ पा रहे हो बेटा? ये है बेटा डेल अपॉन डेल x का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताओ ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन ओरिजिनल डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा ईजी होता है। क्या बोला मैंने? पार्शियल डिफरेंशिएशन ओरिजिनल डिफरेंशिएशन से भी क्या होता है? ज़्यादा इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, ओनली वही वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। वापस बोलो, मैंने क्या बोला? जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ओनली वही क्या होता है? वेरिएबल होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। सर एक बार समझाओ, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको बेसिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक तो और पढ़ेंगे इसको, यू को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो बेटा, बेसिक फॉर्म में प्लीज़ ध्यान देना सब बच्चे एक्टिव होके। बेसिक फॉर्म में मैं बताऊं, जैसे कि मान लो आपको पास ये दे दिया, मान लो मैं अलग ही कर देता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स, और आपके पास आ गया इधर एक्स स्क्वायर 3y और जेड क्यूब, ये आ गया, ये आ गया। अब मैं आपको बताऊँ, सुनना, अब आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? बताओ एक्स, तो आपके लिए y और z कांस्टेंट है। y और z क्या है? कांस्टेंट, जबकि y और z कांस्टेंट नहीं होते हैं, हमने को भी पता है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x, तो ईजी है। देखो 3 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z क्यूब कांस्टेंट, तीनों बाहर ले लो, और ये डेल अपॉन डेल x, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो यार, कितना आसान है ना? मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल है, वो बाकी सारी क्या है? कांस्टेंट है। बोल दो। अब बताओ क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, आप देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर 2x, बस कहानी खत्म हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसान। बोल दो यार, आसान है ना? बस केवल इसमें ये ध्यान रखना है, हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, केवल वो ही क्या है? वेरिएबल है, और बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। बाकी सब क्या है बेटा? कांस्टेंट है, केवल वही वेरिएबल है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लो ऐसे पूछिए, डेल अपॉन डेल एक्स 3y z क्यूब। देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बताओ 3 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट। बोलो ना यार, तीनों क्या है? कांस्टेंट है। तीनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है बेटा इसका क्या हो जाएगा? 0 डायरेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। बताओ क्या ये थोड़ी बहुत बात समझ में आएंगे क्या बेटा? आराम से ये पैटर्न यूज कर लोगे। चलो इसको कॉपी करो फटाफट फास्ट। और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो यहाँ सीधे जो है वो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2 प्रकार के कैसे क्वेश्चन बनते हैं बताओ मेरे को? एक तो या तो वो एफ पूछेगा या वो यू पूछेगा। प्यारे बच्चों, यू पूछे तो इंटीग्रेशन कर दो, और एफ पूछे तो क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो ध्यान दो, देखो बेटा, हम यहाँ पर अब एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, ठीक है? देखो देखो बेटा, इसको थोड़ा समझना है ना, इसको समझना। ये ना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। बताओ कौन कौन से 3 प्रकार? बताओ कितने प्रकार का होता है? 3। बताओ तो 3 कौन कौन से हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। है? हाँ हाँ क्या? हाँ क्या? चलो केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिक्स में कहाँ काम में आएगा ये भी बता दो मेरे को। हैं? कहीं काम में नहीं आएगा। ये हमारा होता है स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, नॉन स्टेबल। देखो एक भी सही नहीं गया, तुक्का एक भी सही नहीं गया आप लोगों का। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। बताओ कौन कौन सा बेटा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। इनकी कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि आपको चेक करना है। कई बार ऐसे पूछ देता है, बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या करना है आपको, है ना? देखो सुनो बेटा,
मैं पहले तो इनकी शर्त लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उन पे हम जो है वो चर्चा करेंगे, समझेंगे, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे du अपॉन dx जो है ना वो जीरो होता है। बोलो du अपॉन dx क्या होता है? जीरो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं f इक्वल टू जीरो का? क्या कह सकता हूं? दूसरा ही ध्यान रखना, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। क्या बोला मैंने? डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है? जीरो। मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, और उसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो वो कौन सा है बेटा? स्टेबल। ये कुछ मैक्सिमा और मिनिमा टाइप से है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हैं हम। तो वहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करते हैं? जीरो करते हैं। फिर उसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? पॉइंट निकालते हैं, चेक करते हैं, वो पॉजिटिव है तो मिनिमा आता है, उल्टा होता है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा आता है। सिखा रखा है आपको। सेम इसके अंदर है कुछ ऐसा पॉजिटिव, लेकिन इसमें थोड़ा पॉजिटिव का पॉजिटिव मीन है। पॉजिटिव है तो क्या है? स्टेबल। वहाँ उल्टा है, वहाँ पॉजिटिव आता है तो क्या आता है? मिनिमा। उल्टा है वहाँ पे, यहाँ पर सेम है। अब तुम समझ गए होंगे ये क्या होगा? f इक्वल टू जीरो, डी यू, सर ये भी रटना है। अरे डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है तब ऑलरेडी f जीरो है। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आता है? नेगेटिव आता है, ठीक है। और न्यूट्रल के अंदर क्या होता है? f इक्वल टू क्या होता है? जीरो। तो डी यू अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है? जीरो। डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है? जीरो। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी क्या आता है? जीरो। इसमें तीनों जीरो आते हैं। ये क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल जो है वो इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल के अंदर ये क्या आता है बेटा? नेगेटिव आता है। और स्टेबल के अंदर ये क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आप बताओ, ये लाइन समझ में आ गई क्या आपके? बोल दो यार बेटा, समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर एक और चीज है, यहां u मिनिमम होता है और यहां u मैक्सिमम होता है और यहां u कांस्टेंट होता है। वैसे तो कांस्टेंट तो सब में होता है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम पे डिफाइन ही नहीं करते हम न्यूट्रल में। यहां u क्या होता है? मिनिमम। और यहां u क्या होता है? मैक्सिमम। बड़े आराम से सुनना ना बेटा, ध्यान देना प्लीज, है ना। आपको शर्त तो पता लग गई, शर्त तो पता लग गई। हमें कुछ चीजें और देखनी है यहाँ पे, है ना, सीखना है थोड़ा सा। प्यारे बच्चों देखो, सर क्या यहाँ पे x ही आएगा क्या? नहीं बेटा, यहाँ थोड़ा आप समझना, x की जरूरी नहीं है, x की जरूरी नहीं है ना बेटा, x की जरूरी नहीं है। आप यूँ समझना, आप यूँ समझना बेटा, u अगर x में है तो x लेना है, u अगर y में है तो y लेना है, u अगर z में है तो z लेना है, u r में है तो r लेना है। बताओ बात समझ में आ गई ना बेटा? चलो ठीक है। अगर हम ग्राफिकल बात करें, इनको शो करने की ट्राई करें हम, तो ग्राफ में एक बार ध्यान रखना, आप इधर u है और इधर क्या है? x है। आप देखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, बताओ u क्या? डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा यहाँ पे? जीरो। क्यों? क्यों होगा जीरो? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे आएगी। और बताओ इसका स्लोप क्या आएगा? जीरो। क्योंकि आपको पता है ये स्लोप जीरो, ये क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये क्या आएगा? नेगेटिव। बोलो ना यार बेटा, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो कौन से वाला है बताओ? स्टेबल वाला। बोलो कौन सा है? स्टेबल। आगे भी समझ। यू देखो मिनिमम है, बोलो यू क्या है? मिनिमम है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है? जीरो है। और डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कौन के अप है, पॉजिटिव की तरफ खुल रहा है, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। हालांकि ये तो याद रखना है आपको, ग्राफ में बता रहा हूँ। ये वाला जो है ना, ये अनस्टेबल है। यू देखो मैक्सिमम है, डी यू अपॉन डी एक्स भी क्या है? जीरो। और ये क्या है? कौन के डाउन। तो ये ग्राफ में ध्यान रखना, कौन के जो डाउन होता है ना वो क्या होता है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और कौन के जो अप होता है ना वो क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है बेटा? अनस्टेबल। मैं थोड़ा समझाऊंगा भी सही। देखो, इक्विलिब्रियम के लिए डी यू अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? जीरो। डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है और ये जीरो। ये स्टेबल और ये अनस्टेबल इसलिए है, आप सोचो कोई पार्टिकल यहाँ आ गया ना, तो क्या वापस वो यहाँ जाएगा क्या? बोलो ना यार। अरे कोई पार्टिकल गलती से यहाँ आ गया तो बताओ वापस इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये तो गुड़क के नीचे आएगा। बोलो ना यार। लेकिन यहाँ देखो, गलती से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो वापस उसी पोजीशन में आने का क्या करेगा? ट्राई करेगा। इसलिए तो क्या है? ये स्टेबल है। और ये क्या है? अनस्टेबल है। यहाँ से तो भागने का ट्राई कर रहा है और यहाँ रहने का ट्राई कर रहा है। दोनों में अंतर है। बोल दो यार। प्यारे बच्चों, ये वाला जो है ना, ये न्यूट्रल है।
इसमें कर्व ही नहीं आता, स्ट्रेट लाइन आएगी डायरेक्ट। बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। रुको अभी, रुको रुको रुको, अभी ट्विस्ट है, ज़्यादा तो नहीं है। देखो देखो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, समझना मेरी बात को ध्यान से। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? अरे आई या नहीं आई? पक्का है? डन, मान लिया जाए। अब समझो वो क्या करेगा, आपसे यू मिनिमम पूछेगा। क्या पूछेगा? यू मिनिमम पूछेगा और यू देगा, यू देगा, यू मिनिमम पूछेगा। आपको क्या करना है, डी यू अपॉन डी एक्स को जीरो करके पॉइंट निकालना है। इससे हमेशा क्या निकलता है, पॉइंट, और उस पॉइंट की वैल्यू वापस किस में रख दो, यू में, मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम के लिए भी डी यू अपॉन डी एक्स से क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा, वापस क्वेश्चन में रख दो, यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। बोलो यार। अब यहाँ बताओ, ये इधर भी समझ में आ गया, ये इधर भी समझ में आ गया, इधर भी समझ में आ गया। बताओ तीनों समझ में आया, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, क्या सभी समझ में आ गए हैं क्या आपके? तो मान लिया जाए। चलो कॉपी करो बेटा, कितना शानदार प्यारा सा टॉपिक था यार। देखो एग्जाम्पल बताओ, कहाँ तक कर लिया था हमने? 15 कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या बोल रखा है, हमारे को यू दे रखा है, बोल रखा है कि यू नॉट, और ये है भाई साहब ए अपॉन आर की पावर 12। ए अपॉन आर की पावर कितनी दे दी बेटा, 12 दे दी, और इधर दे दिया माइनस ए अपॉन आर, माइनस ए अपॉन आर, और इसकी जो पावर दे दी हमें वो दे दी 6। बताओ ए अपॉन आर की पावर कितनी दे दी बेटा, 6 दे दी। देखो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है आप ना ये बताओ एफ कितना होगा और इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। एफ कितना होगा और इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, आर, एफ और आर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ हमें पता है क्या होगा, डी यू अपॉन डी आर माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो यू नॉट तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसा बोल दो ना यार। अरे एफ निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, इसमें देखो ए कांस्टेंट है तो ए की पावर 12 तो ऐसे कैसी। अब समझना यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, 1 अपॉन आर की पावर कितनी है, 12, ये ए की पावर 12 तो ऐसे कैसी, 1 अपॉन आर की पावर कितनी है बेटा, 12 है। मैंने याद करो आपको ऐसा कुछ सिखा रखा है, मैंने बोला था कि डिवाइड में आ जाए डिफरेंशिएशन में तो नेगेटिव लगा के पावर को तो लिख दो ऊपर, बोल दो ना यार, और नीचे आर की पावर को क्या कर दो, 1 बढ़ा दो। अरे यार बताओ ना यार, क्या गलत लिखा है क्या मैंने? पक्का ऊपर आएगी नीचे आएगी? ये पावर अगर नीचे जा रही है तो आगे आएगी तो 12 माइनस 13, आर की पावर 13 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा, माइनस 12 नीचे आएगा। ये जो लिखा है गलत है क्या? आप तो बता दो, ये जो लिखा है वो गलत है क्या? चलो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो a अपॉन 12 की पावर, अरे ओ जा, ये 12 है, यानी कि a 1 अपॉन आर की पावर कितनी है, 12, यानी कि 1 अपॉन आर की पावर कितनी है, 12। अरे यही तो है। अब इसको मेथड से करो, आर की पावर 12 को ऊपर लो, माइनस 12, तो इसमें पावर कितनी आ जाएगी, माइनस 12, आर की पावर माइनस 13, तो कितना आ जाएगा, माइनस 12 आर की पावर 13। क्या मैंने ये लिखा है? क्या मैंने ये लिखा है? मैंने ये ट्रिक बताई थी डिफरेंशिएशन की। अगर डिवाइड में आए ना कोई पावर में, तो ये आर की पावर डिवाइड में है, आर की पावर कितनी है, 12 डिवाइड में। अरे यार ये समझ में आ गया ना इधर से? तो आर की पावर ये ऐसे है बेटा, 1 अपॉन आर की पावर 12 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर है ना डिवाइड में आ जाए तो ऊपर आ जाए तो पावर का आगे ले लो, पावर में से 1 कम कर दो। अभी इसको ऊपर लेके भी सोल्व कर सकते हैं जैसे मैंने सोल्व किया, लेकिन मैंने एक तरीका बताया था कि अगर आ गई तो इसको विथ नेगेटिव साइन ऊपर लिख दो और पावर में 1 बढ़ा के लिख दो। अरे मैंने बताया था प्राचीन काल में ऐसा कुछ सिखाया था, याद करो, आपको याद हो या नहीं हो। और सिखाया था वो कहीं ना कहीं काम में तो आएगा ना। आपको क्या लगता है भूलने के लिए थोड़ी सिखाया था मैंने? अब सुनो, अच्छा यस सर भूलने के लिए सिखाया था, ये माइनस। अब बताओ ए की पावर कितनी है यहाँ पर, 6,
और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा -6 अपॉन r की पावर 6। 6 + 1 बोल रहा हूँ ना 7। देखो हो गया। अब बताओ ना प्यारे बच्चों, बस निकल गया फोर्स तो और क्या। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख सकते हैं क्या अपन? कैसे लिख सकते हैं बताओ? F = u0, इसको लिख दो -12 a की पावर 12 1 अपॉन r की पावर 13। थोड़ा सुंदर लगे है ना? माइनस है ना 6 a6 और 1 अपॉन r की पावर 7। अरे लिख सकते हैं इसको ऐसा, बस आ गया आंसर। और चाहो तो कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ ना यार, तुम है ना जल्दबाजी करते हो तो लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस। ठीक है हो गया। बोलो और चाहो तो कॉमन ले लो, बताओ क्या कॉमन आ रहा है? F = बोलो मतलब u0 और ये आ गया 6a6 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 6a6 तो कॉमन आ गया, 1 अपॉन r की पावर क्या हो गया 7। अरे बोल दो यार। और इधर क्या हो जाएगा माइनस बोलो 6a6 और 1 अपॉन r की पावर क्या हो गया 30। अरे पहले वो प्लस वाला लिख दिया और फिर क्या लिख दिया माइनस वाला, ये फाइनल आ गया। ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। बताओ कुछ नहीं करना था। चलो r चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दो मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब इसने मस्त बात ये है, चेक करने के लिए नहीं बोला स्टेबल है या अनस्टेबल, यानी कि हमें डबल डिफरेंशिएशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसने तो बोला है बताओ इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होगा, यानी कि कोई सा भी हो, चाहे से वो मतलब कि बेटा स्टेबल हो, चाहे से वो अनस्टेबल हो, चाहे से वो न्यूट्रल हो। तीनों ही केस के अंदर हम du/dx को क्या करते हैं? जीरो करते हैं, यानी कि f को क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो ये जो f आया इसको क्या कर दो आप? जीरो कर दो और फिर r निकाल लो। तो जीरो करेंगे तो ये सब जीरो में चला गया। बोल दो ये सब किस में चला गया? जीरो में। तो मेरे पास क्या बच गया? F = मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा पुट F = 0। तो मैं F = 0 पुट करूंगा तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन r की पावर जो 7 है और -6a6 और 1 अपॉन r की पावर कितनी है बेटा 13 है, और ये क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बताओ बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन r की पावर क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6a6 1 अपॉन r की पावर कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। बोल दो क्या मैंने गलत बोला क्या बेटा? अब आप ये समझो ना, अच्छा 13 ही थी क्या पावर, तो ठीक है r की पावर कट जाएगी तो यहाँ ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 a की पावर 6 और ये कट गई, करते यहाँ 1 बचा, 1 के नीचे ये आ गया तो इधर 7 घटा दो 13 में से तो कितना जाएगा 6, तो 1 अपॉन r की पावर कितनी हो जाएगी 6। उल्टा कर दो, अरे 1 अपॉन r की पावर 6 का मतलब r की पावर 6 और 1 की पावर 6, 1 की पावर 6 तो क्या होगी 1, उल्टा कर दो यानी कि r की पावर 6 इक्वल टू क्या है 6 a की पावर 6। बोल दो यार, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 की पावर 1/6 और a, ये आ गया आंसर। अरे 1 अपॉन 6 लगा दो दोनों साइड में, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो r हो गया, r हो गया ना, और 6 की पावर क्या आ गई 1/6 और इसकी पावर 6 को 6 से। सर समझ में नहीं आया। अरे यार देखो ना बेटा, दोनों तरफ कभी भी हम सोल्व करते हैं ऐसे पावर को तो दोनों तरफ क्या लगा दो 1/6 और क्या लगा दो 1/6। अब बताओ पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 कट जाएगा तो बताओ क्या आ जाएगा r, और यहाँ 6 की पावर कितनी आ जाएगी 1/6 और a की पावर की पावर क्या हो जाएगी कट जाएगी। बोल दो ना यार। चलो कॉपी करो, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, मस्त था। 17, तो एग्जाम्पल नंबर हम 17 की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या बोल रहा है, हमारे दे रखा है बेटा u, देखो u दे रखा है ax² - bx, ये u दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है ax² - bx। क्वेश्चन पूछा है, पहला तो पूछा है कि फोर्स बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये पूछा है कि आप है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दो, मतलब x बता दो। सर पहले तो आपने r के क्वेश्चन मार, अरे मैं देख लेता हूँ ना यहाँ पर r में है x में है y में है तो x बता दो। एक इसके अंदर ये पूछा है आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, u बताओ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में u की एनर्जी बता दो, मतलब u की वैल्यू बता दो, यानी कि एक तरह से x की वैल्यू निकाल के वापस u में पुट करनी है, वो वाला सीन आसान। तो प्यारे बच्चों f के लिए क्या होता है du/dx, मैंने बताया जैसा आए वैसा कर दो।
तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आओ भाई माइनस भी तो आएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यार उसमें माइनस का यूज कर लिया था क्या अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में, पक्का, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में अपन रह जाता है तो ध्यान रखना बेटा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2ax माइनस बी, बोलो ना यार, ये लो पहला तो हो गया बस। अब देखो दूसरा देखो b, बोलो x चाहिए तो f को क्या कर दो 0, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, f ही तो है। तो बताओ इसको 0 कर दो तो माइनस तो 0 में चला गया, यानी कि 2ax माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया b डिवाइडेड बाई 2a, ये लो ये दूसरा आ गया, बोलो ना यार। इसके बाद में बोल रहा है कि बताओ c बोलो, u निकालो इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो पुट x इक्वल टू कितना बेटा b अपॉन 2a इन इक्वेशन, बोलो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो बोलो पुट करो, तो u इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा a, x की वैल्यू कितनी है बेटा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस माइनस b, और x की वैल्यू कितनी है b अपॉन 2a। तो बताओ क्या हो जाएगा u इक्वल टू a b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2a। तो बताओ a से क्या हो जाएगा a कट जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a एलसीएम आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस, और इधर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो क्या ये माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगा क्या बेटा, बताओ ये u आ गया। कितना आसान है, कॉपी करो। एग्जाम्पल 18 में देखो बेटा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एग्जाम्पल 18 में कि हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास है ना 1 kg है, बताओ कितना है 1 kg, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u विल बी इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स है, ठीक है। बोल रहा है इसकी मैकेनिकल एनर्जी है वो 2 जूल है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है बेटा 2 जूल है, बोल दो यार कितनी है 2 जूल। बोल रहा है इसकी v मैक्स बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ इसकी, क्या बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, स्पीड बताओ। एक बात सुनना बेटा, आप ही ध्यान रखना कि हम काइनेटिक एनर्जी प्लस अगर पोटेंशियल एनर्जी कर दे तो ये आती है टोटल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखना बेटा, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं, हालांकि बाद में पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी मैं वापस देख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो किसके इक्वल होता है बेटा टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी के नाम से। मैंने बोला है ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, बोलो किसके लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये क्या होती है कांस्टेंट होती है, बताओ क्या होती है कांस्टेंट होती है। मैंने बताया था दो का सम अगर कांस्टेंट हो तो एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा घटना पड़ेगा, और अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। बोलो ना यार बेटा, यही चीज़ होगी, तभी तो ये दो का सम क्या हो सकता है कांस्टेंट। किसी भी दो का सम कांस्टेंट तभी रह सकता है जब एक बढ़े तो एक क्या होगा घटेगा। यानी कि प्यारे बच्चों जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी मिनिमम होगी, ध्यान रखना। और जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। एक बात बताऊं मैं, ऐसा ग्रेविटेशनल में भी हम पढ़ेंगे, वहाँ भी ऐसी कुछ चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों आप ये देखो, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, मैकेनिकल एनर्जी दे रखा है और टोटल एनर्जी दे रखा है, मतलब ये हो गई, और मास दे रखा है, और हमें वी मैक्स पूछा है। क्या पूछा है वी मैक्स तब आएगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो मैक्सिमम। बोलो ना यार, तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल, एक तरह से वी मैक्स का मतलब के मैक्स पूछना, तो मुझे पता है के मैक्स प्लस यू मिनिमम इक्वल टू क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये फॉर्मूला जो लगाया वो गलत लगा दिया गया मैंने, आप बोल दो यार। के मैक्स बोलो, क्या बोला मैंने बेटा, के मैक्स प्लस यू मिनिमम इक्वल टू मैकेनिकल। अब एक काम करें, मेरे को यू मिनिमम नहीं दे रखा लेकिन यू दे दिया, मुझे पहले क्या करना है यू मिनिमम निकालना है, और ये यू दे रखा है और ये पूछा है, तो इसका मतलब यू मिनिमम डिफाइन होता है, यू मिनिमम डिफाइन होता है। अब यू मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि मेरे पास ये पता है, ये पता लग गया तो ये पता लग गया, और ये पता लग गया तो मास है तो ये पता लग जाएगा। बोल दो यार, नहीं आया समझ, क्वेश्चन कैसा है, आंसर कैसा लग रहा है, अरे बोलो ना यार, बुरा है तो बुरा बोलो, अच्छा है तो अच्छा बोलो, कॉन्सेप्ट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी बेटा घटेगी,
अब आपको पता है यहाँ थोड़ा सा दिमाग, अब अच्छा एक बात नहीं बताऊँ, इसने कुछ भी नहीं किया, ये आपको यू मिनिमम पूछना चाहता है डायरेक्ट। मैं आपको बताऊँ, यू देता, यू मिनिमम पूछ लेता तो वो आपके लिए आसान होता। थोड़ा सा इसने घुमा के दे दिया क्वेश्चन में। चलो नॉलेज चेक कर ली जाए, कर लो, हमें तो आता है सब। तो यू मिनिमम देखो कैसे निकालेंगे, एफ जीरो कर दो तो पॉइंट आ जाएगा, एफ जीरो कर दो तो क्या आ जाएगा, पॉइंट। एफ जीरो का मतलब एक तरह से क्या कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स को क्या कर दो, जीरो, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट। डी यू अपॉन डी एक्स पे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को यू में वापस रख दो, तो या तो यू मिनिमम आएगी या यू क्या आएगी, मैक्सिमम। अगर सिंगल पॉइंट आए, अगर क्या है सिंगल पॉइंट, तो आगे चेक करो ही मत, आगे चेक करो ही मत। और अगर डबल पॉइंट आए तो फिर हमें डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के चेक करना पड़ेगा। मैं बड़े शांति से समझाता हूँ आपको प्यारे बच्चों, यू मिनिमम चाहिए ना, आप यू मिनिमम चाहिए या यू मैक्सिमम चाहिए, आप क्या करा करो, क्या बोला मैंने, आप क्या करा करो बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप जो है ना एफ जीरो कर दो, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स को क्या कर दो बेटा, जीरो कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स क्या कर दो, जीरो कर दो। अब समझना सब बच्चों, चलो कर दिया हमने डी यू अपॉन डी एक्स को जीरो, है ना, कर दिया। उसके बाद में देखो अगर सिंगल पॉइंट आ रहा है तो आप कुछ भी मत करो, उसी पॉइंट को वापस यू में रख दो। मिनिमम पूछा है क्वेश्चन में तो वो मिनिमम है, मैक्सिमम पूछा है तो वो मैक्सिमम है, क्योंकि पूछा है, डिफाइन हो रहा है तभी पूछा है। लेकिन समस्या कहाँ है, मान लो आपके पास 2 पॉइंट आ जाए, कितने आ जाए, 2। आप यहाँ फिर धैर्य रखो, आप इसके 2 भाग करो, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, एक बार एक पॉइंट रखो, एक बार एक पॉइंट रखो, जिससे पॉइंट पॉजिटिव आए, जिससे पॉइंट क्या है पॉजिटिव आए, उससे आएगा मिनिमम, और जिससे मतलब कि वो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर से क्या है नेगेटिव, उससे क्या आएगा मैक्सिमम। अब क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम, तो वो जो पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम आया उसको आप किस में रखो, क्वेश्चन के अंदर रख दो, यू के अंदर रख दो, वो आपका मैक्सिमम या मिनिमम आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बुद्धि में बैठी है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है, एक बार देखते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स को जीरो करो, तो करो यहाँ से, बताओ ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2 -1 इक्वल टू 0। मज़ा आ गया, पूछे क्यों, अरे यार एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अरे अलाउ 1 इधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 1। बताओ कितना प्यारा आंसर आया ना यार, x इक्वल टू 1। यार नहीं आई समझ में, अब एक ही पॉइंट आया, तो u मिनिमम कितना हो जाएगा, u मिनिमम हो जाएगा भाई साहब 1 अपॉन 2 -1 -हाफ। ये लो, ये u मिनिमम आ गया। अब यहाँ पुट कर दो, के मैक्स -हाफ इक्वल टू 2, तो के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। क्यों, 5/2। अरे यार ये इधर आएगा तो प्लस होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 5/2 आ जाएगा। दोबारा बताऊं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m v मैक्स स्क्वायर 5/2, 2 से 2 खत्म, तो v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और m कितना है 1, तो v मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√5, यानी मैग्नीट्यूड में क्या जाएगा, √5। बताओ कैसा लगा आंसर इसका, मस्त था ना क्वेश्चन। चलो कॉपी करो।